हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। मेरे पास क्लास 6 की एसएसटी की बुक है, सोशल स्टडीज़ की, और चैप्टर 6 तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को मैं आपको हिंदी में बताऊंगी और उसके बाद इसका बुक वर्क, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो आपके पूरे कराऊंगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चैप्टर नंबर 7 का नेम है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, वो हम हिंदी में समझेंगे। तो ये पेज नंबर 54 पर है। व्हाट इज सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता क्या है। सिविलाइजेशन शब्द का अर्थ ऐसी अत्यधिक विकसित संस्कृति से है जिसमें नगर और शहर, यानी कि जितने भी गांव शहर हैं, शिल्प और व्यापार, साहित्य तथा व्यवस्थित शासन व्यवस्था मौजूद हो। सरल हिंदी में अगर हम इसको समझें तो जब कोई समाज रहने, काम करने, व्यापार करने, शिक्षा, कला और शासन आदि के क्षेत्र में काफ़ी विकसित हो जाता है तो उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। द अर्लियर सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन सभ्यताएं। सबसे पहली सभ्यताएं नवपाषाणकालीन बस्तियों की तुलना में अधिक विकसित और आधुनिक थीं। प्राचीन समय की कुछ प्रमुख सभ्यताएं थीं, जैसे इंदूज वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। चाइनीज सिविलाइजेशन, जो हांगकांग नदी के किनारे विकसित हुई। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो अफ्रीका में नील नदी के किनारे विकसित हुई। समेरियन, असेरियन एंड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ये सभी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहलाती हैं और टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदियों के बीच के उपजाऊ मैदानों में विकसित हुई। इंदूज वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। पहले यह माना जाता था कि भारत का इतिहास आर्यों के आगमन अर्थात लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अच्छी तरह योजनाबद्ध शहरों के अवशेषों की खुदाई से यह पता चला कि भारत का इतिहास इससे लगभग 2000 वर्ष और पुराना है। 1981 में भारतीय पुरातत्वविद राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नगर के अवशेष खोजे। इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे, ने मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है, जबकि हड़प्पा का अर्थ शिव का भोजन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु घाटी से संबंधित थे, इसीलिए इस सभ्यता को इंदूज वैली सिविलाइजेशन कहा गया। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी और अन्य स्थानों की विशेषताएं भी हड़प्पा जैसी ही थी। आज ये दोनों स्थान पाकिस्तान में स्थित है। ओके, तो यहाँ पर विश्व की पहली 4 सभ्यताएं थी हड़प्पा, मेसापोटामिया, चीन और मिस्र, यानी इजिप्ट, चाइना। इन सभ्यताओं का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था, यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेज नंबर 55 पर आ जाइए। टाउन प्लानिंग, यानी नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले वास्तुकला संबंधी विशेषताओं में से एक थी टाउन प्लानिंग, यानी नगर नियोजन। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि दोनों शहरों की योजना लगभग एक जैसी ही थी। शहरों के 2 भागों में बांटा गया, सिटाडेल या लोअर टाउन। सड़कें एक दूसरे को समकोण राइट एंगल पर काटती थी। इससे पूरे शहर में ग्रिड पैटर्न सड़क व्यवस्था बनती थी। द सिटाडेल, यानी दुर्ग या ऊंचा क्षेत्र। शहर का एक ऊंचा भाग सिटाडेल कहलाता था। इसके चारों ओर मजबूत और विशाल दीवारें थीं। इसकी ऊंचाई बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करती थी। महत्वपूर्ण इमारतें जैसे पब्लिक बाथ, ग्रेनारियस, टाउन हॉल इसी क्षेत्र में थे। द ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानघर। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख इमारतों में से एक ग्रेट बाथ था। यह मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित था। इसे प्राचीन विश्व का सबसे प्रारंभिक सार्वजनिक जलाशय स्नानघर माना जाता है। यह एक बड़ा आयताकार टैंक था जिसके चारों ओर गलियारा बना हुआ था। उत्तर और दक्षिणी दिशा में सीढ़ियां थी जो टैंक तक जाती थीं। टैंक को पानी से सुरक्षित रखने के लिए किनारे पर ईंटों को बहुत अच्छी तरह लगाया गया था और उन पर प्लास्टर किया गया था। इसकी विशेष बनावट और जिस स्थान पर यह मिला उसके आधार पर विद्वानों का मानना है कि इसका उपयोग किसी विशेष धार्मिक स्नान के लिए किया जाता होगा। स्टोर हाउस और द ग्रेनेरियस,
भंडारघर या स्नानघर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े और व्यवस्थित भंडारगृह मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिला सबसे बड़ा भवन एक अन्नागार था, जिसकी लंबाई लगभग 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। हड़प्पा में लगभग 6 स्नानघर पाए गए हैं। इसके उपयोग अतिरिक्त अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अन्नागारों के पास गोलाकार ईंटों के चबूतरे भी मिले हैं। माना जाता है कि इनके उपयोग अनाज को कूटने या साफ करने के लिए किया जाता था। टाउन हॉल, नगर सभा भवन। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा भवन मिला है। यह लगभग 70 मीटर लंबा और 23 मीटर से अधिक चौड़ा था। इसकी दीवारें लगभग 1.5 मीटर मोटी थी। इसकी पकी हुई ईंटों से बने 20 खंभे थे, जो 4 पंक्तियों में 5-5 खंभों के रूप में लगाए गए थे। पुराने विदों का मानना है कि इस बड़े भवन का उपयोग सभा भवन, प्रार्थना भवन या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। द लॉयर टाउन, निचला नगर। दुर्ग के बाहर स्थित क्षेत्र को लॉयर टाउन कहा जाता था, यानी कि जो नीचे जगह पर बना हुआ था, तो उसे लॉयर टाउन कहा जाता था। यह मुख्य रूप से व्यापारी, कारीगर, मजदूर रहते थे। यह शहर का सबसे व्यस्त भाग रहा होगा। निचले नगरों को आयताकार भागों में बांटा गया था। यहाँ ईंटों से बने घरों और जल निकासी व्यवस्था के अवशेष मिले हैं। सड़कों के किनारे दीपक रखने के खंभों के अवशेष मिले हैं, इसलिए माना जाता है कि शहर में सड़क पर रोशनी की व्यवस्था भी रही होगी। पेज नंबर 56 पर हाउस मतलब घर। निचले नगर में घर सामान्यतः 1 या 2 मंजिल के होते थे। ये घर पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे और संकरी सीधी कलियों के किनारे बने होते थे। हर घर में 2 या 2 से अधिक कमरे थे, छोटी खिड़कियां थी, स्नान घर था, रसोई थी, आंगन होते थे। लगभग हर घर में एक कुआं भी होता था। ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकलने का क्या वहाँ पर निकासी थी। हड़प्पा शहरों की जल निकासी व्यवस्था प्राचीन समय में दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। ईंटों की दीवारों को इस तरह बनाया गया था कि गंदा पानी बाहर ना निकल सके। लकड़ी की जालियां ठोस कचरे को पानी के साथ बहने से रोकती थीं। सड़कों के दोनों ओर नालियां बनाई गई थी। इस नालियों को पत्थर की पट्टियों से ढका जाता था। सफाई के समय इन पट्टियों को हटाया जा सकता था। ग्रिड सिस्टम ऑफ रोड, सड़कों की जालीनुमा व्यवस्था। निचले नगर की सड़कें ग्रिड सिस्टम यानी जालीनुमा व्यवस्था में बनाई गई थी। मुख्य सड़क लगभग 800 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी थी। मुख्य सड़क से जुड़ी छोटी सड़कें और गलियां व्यवस्थित तरीकों से बनाई गई थीं। इससे पूरे शहर में जालीनुमा सड़क व्यवस्था बन गई थी। इस व्यवस्था ने पूरे शहर को लगभग 12 समान भागों में बांट दिया था। लाइफ इन द सिटी, शहर में जीवन। हड़प्पा लिपि को अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण हम हड़प्पा लोगों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में निश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खुदाई में मिले औजारों, वस्तुओं और अन्य चीज़ों से उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ तार्किक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। लोग संभवतः अलग अलग व्यावसायिक समूह में बांटे हुए थे। अलग अलग परिवारों का अपना घर होता था और परिवार सामाजिक जीवन की मुख्य इकाई था। धार्मिक मामलों में मार्ता देवी, मदर गॉडेस की प्रमुखता से यह अनुमान लगाया जाता था कि परिवार या समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। राजा और अन्य उच्च वर्गों के लोग भी रहते थे। अब तक कोई ऐसी निश्चित इमारत नहीं मिली है जिससे राजनीतिक संस्था से जोड़ा जा सके। फिर भी कोई ना कोई शासन व्यवस्था अवश्य रही होगी, क्योंकि पूरे शहर की एक जैसी योजना, समान मापतोल की व्यवस्था तथा अनाज का संग्रह बिना किसी नियंत्रण के संभव नहीं था। अब देखिए यहाँ पर कुछ और जानकारी, एडवांस इंफॉर्मेशन। हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और महिलाएं दोनों अपने रूप रंग का ध्यान रखते थे और सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते थे। महिलाएं अपने बालों को अलग प्रकार के हेयर स्टाइल में रखती थी। पुरुष लंबे बाल और मूछ रखते थे तथा दाढ़ी और मूछ भी बनाते थे। पेज नंबर 57, फूड, भोजन। किसान और पशुपालक शहरों के बाहर छोटे गांवों में रहते थे। वे शहरों में रहने वाले कारीगर, लेखकों, शासकों को भोजन उपलब्ध कराते थे। उनके भोजन में अनाज, दूध, मांस, मछली, अंडे और फल शामिल थे। क्लोथ्स, वस्त्र, कपड़े मुख्य रूप से कपास और ऊन से बनाए जाते थे। पुरुष ऐसे वस्त्र पहनते थे जो जैसे धोती जैसे होते थे। महिलाएं कमर से नीचे छोटी स्कर्ट जैसी पोशाक पहनती थीं और कंधों पर शॉल रखती थीं। सुइयां और बटन मिले हैं, इससे पता चलता है कि महिलाओं को कपड़े सिलना आता था। मिट्टी की तकलियां मिलने से पता चलता है कि महिलाएं घर पर धागा काटती थीं। दाढ़ी वाले
दाढ़ी वाले पुरुष की एक मूर्ति भी मिली है जिससे संभवतः किसी राजनीतिक या धार्मिक प्रमुख का चित्र माना जाता है। ज्वेलरी, आभूषण। हड़प्पा के कारीगर सोना, चांदी, कांसा, कीमती पत्थरों और मोतियों से आभूषण भी बनाते थे, यानी ज्वेलरी भी बनाते थे। महिलाएं हार, बाजूबंद, अंगूठियां, कमरबंद, बालियां, माथे के आभूषण पहनती थीं। पुरुष और महिलाएं दोनों ज्वेलरी के शौकीन थे। अमीर लोग सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे, जबकि गरीब लोग हड्डी, सीप और तांबे के आभूषण पहनते थे। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, खेल और मनोरंजन। खुदाई में खिलौने मिले हैं, जैसे जानवरों के खिलौने, गाड़ियाँ, सीटी आदि। इससे पता चलता है कि बच्चे खिलौनों से खेलकर अपना मनोरंजन करते थे। लोगों को नृत्य और संगीत बहुत पसंद था। वे शिकार जैसे गतिविधियों से भी मनोरंजन करते थे। इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन। हड़प्पा लोगों के आर्थिक जीवन में कृषि, व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान था। एग्रीकल्चर यानी कृषि लोग का मुख्य व्यवसाय था। अधिकांश शहर नदियों के किनारे बसे थे, इसीलिए खेती के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहती थी। अन्नागारों से पता चलता है कि अनाज की अच्छी मात्रा उपलब्ध थी और कृषि काफ़ी विकसित थी। लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, विभिन्न अनाज, मटर, कपास उगाते थे। इसके अलावा फल और सब्जियां भी उगाई जाती थी। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, पशुओं को पालतू बनाना। हड़प्पा के लोग कई पशुओं को पालतू बनाते थे, जैसे बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, ऊंट आदि। सील यानी कि मोहरे। हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण खोज सील्स यानी मोहरे हैं। ये सामान्यतः आयताकार पत्थर की पट्टियाँ होती थीं। इन पर कुछ लिपि या किसी पशु या पेड़ का चित्र बना होता था। हड़प्पा के कई स्थानों पर बड़ी संख्या में मोहरे मिली हैं। मोहरे मेसोपोटामिया से भी मिली है। इनका सामान्य उपयोग सामान से भरी थैलियों या पैकेटों को बंद करने के लिए किया जाता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मोहरे मिलने के कारण इतिहासकार मानते हैं कि इनके अन्य उपयोग भी रहे होंगे। स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, बहुत से लोग विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाने का काम करते थे, जैसे पकी हुई ईंटें, मोहरे, आभूषण, सोने चांदी की चीज़ें, कीमती पत्थरों और सीप से बनी सजावटी वस्तुएं। लोग कई अन्य व्यवसाय भी करते थे, जैसे बढ़ईगिरी, राजमिस्त्री का काम, पत्थर काटना, मोतियों को चमकाना। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा के लोग आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के साथ किया जाता था। समुद्री व्यापार लोथल नामक बंदरगाह से किया जाता था। लोथल ने एक बहुत बड़ा ड्रैकयार्ड यानी गोदी बंदरगाह मिला है। हड़प्पा लोग अफगानिस्तान से नीले कीमती पत्थर और लैपिस लाजुली भी मंगाते थे। इन्हें वजन और माप की व्यवस्था का भी ज्ञान था, जिसका प्रमाण खुदाई में मिले चिन्ह मापदंडों से मिलता है। पेज नंबर 58। बी रिप्रोडक्शन यानी मनके बनाना। खुदाई में मनके बनाने वाली दुकानों के अवशेष मिले हैं, यानी सामान खुदाई में जो है कुछ दुकानों का सामान भी मिला है। इससे पता चलता है कि मनके बनाने का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सुंदर और अच्छी तरह तैयार किए गए बैरल के आकार के मनके बनाते थे। ये मनके मुख्य रूप से कार्नेलियन नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। स्कारबिस, लेखक या लिपिक, यानी हड़प्पा के लोगों को लिखना आता था। लिपिक मोहरों को तैयार करने से सहायता करते थे। संभव है कि वे ऐसी दूसरी वस्तुओं पर भी लिखते रहे हैं जो समय के साथ नष्ट हो गई हैं। पोट्री, मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत प्रगति की थी। उनके बनाए हुए कुछ सुंदर, रंगीन और चमकदार बर्तन आज भी पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के कुम्हार बहुत कुशल थे और वे बर्तनों को सुंदर रंग, आकार, डिजाइन दे सकते थे। हड़प्पा की चमकदार मिट्टी की बर्तनों की कला को प्राचीन विश्व में अपनी तरह से बहुत शुरुआती उदाहरण में से एक माना जाता है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, वस्त्र निर्माण। मोहनजोदड़ो में बुने हुए कपड़ों के अवशेष मिले हैं। तकली, शॉल पहने पुरुष की मूर्ति और स्कर्ट पहनी महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा के लोगों का धागा काटना और कपड़े बुनने की कला आती थी। मेटल वर्क का धातु का काम। हड़प्पा के लोग तांबे और कांसे से औजार और हथियार बनाते थे। कांसे से बनी नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति और उनके कांसे ढलाई के कौशल को दर्शाती है। रिलीजियस लाइफ यानी धार्मिक जीवन। हड़प्पा के लोग किसी प्रकार की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। वे मार्थ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जिन्हें उर्वरता का प्रतीक माना जाता था। जानवरों से घिरे लोग योग मुद्रा में बैठे 3 सिर वाले पुरुष देवता की आकृति मिली है। इसे भगवान शिव या पशुपति का प्रारंभिक रूप माना जाता है। बैल, कबूतर, पीपल के पेड़ की भी पूजा करते थे।
ताबीज़ मिलने से पता चलता है कि लोग भूत प्रेत या बुरी शक्तियों में विश्वास करते थे और उनसे बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे। कब्रों में आभूषण और मिट्टी के बर्तन जैसी वस्तुएं भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। आर्ट एंड स्क्रिप्ट, कला और लिपि। लिखे हुए शब्दों को स्क्रिप्ट यानी लिपि कहा जाता है। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी और ये सुमेरियन लिपि जैसी दिखाई देती थी। हर चित्र या चिन्ह किसी शब्द या ध्वनि को दर्शाता था। खुदाई के दौरान ऐसी बहुत सी मोहरें मिली हैं जिन पर यह लिपि खुदी हुई है। आज तक हड़प्पा की लिपि को पूरी तरह पढ़ा या समझा नहीं जा सकता, फिर भी यह लिपि इस प्रकार का प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित और उन्नत थी। एडवांस इंफॉर्मेशन। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखने की सबसे पुराने ज्ञात तरीकों में से एक है। इसका विकास लगभग 30वीं सदी ईसा पूर्व में सुमेरियन सभ्यता में हुआ। शुरुआत में इससे चित्रों का प्रयोग किया जाता था। बाद में समय के साथ में ये चित्र सरल और अधिक प्रतीकात्मक होते गए। समय के साथ इस्तेमाल होने वाले चिन्हों की संख्या भी कम होती गई। बाद में इसे वर्णमाला आधारित लेखन ने काफ़ी हद तक बदल दिया। 19वीं शताब्दी में इसे समझने और पढ़ने में सफलता मिली। पेज नंबर 59। एंड ऑफ द इंदू सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सिंधु सभ्यता लगभग 1000 वर्षों तक फलती फूलती रही। लगभग 1500 ईसा पूर्व तक इसमें गिरावट शुरू हो गई, लेकिन इसके पतन का सही कारण अभी निश्चित रूप से पता नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके अलग अलग कारण बताए हैं। चेंज इन रिवर कोर्स, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु और रावी नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण सभ्यता का पतन हुआ। इस परिवर्तन के कारण पानी की कमी हो गई और खाद्य उत्पादन भी कम हो गए। नेचुरल सेलेमाइट्स, प्राकृतिक कैलेमाइट्स, प्राकृतिक आपदाएं। कुछ इतिहासकारों ने अनुसार भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने शहरों को नष्ट कर दिया होगा। फॉरेन इन्वेंशन। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विदेशी आक्रमण भी सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण हो सकता है। इकोलॉजिकल चेंजेस। यह भी माना जाता है कि वनों की कटाई यानी डिफोरेस्टेशन के कारण पर्यावरण में बदलाव आया। इससे भूमि सूखने लगी और रहने योग्य नहीं रही। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है पूरा। आई होप आपने आपको पूरा भी पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और काफ़ी लेंथी चैप्टर था जो कि मैंने आपको शॉर्ट हिंदी में बताया, लेकिन पूरा चैप्टर समझाया। सभी हेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं। तो अब हम करने वाले हैं इसका बुक वर्क, जो कि सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ओरल क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। इसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।